वेलकम बैक 10th ICSE स्टूडेंट्स। मिल रहे हैं आज हम लोग वर्क एनर्जी पावर के न्यूमेरिकल्स के पार्ट 2 में। पार्ट 1 के न्यूमेरिकल्स आई थिंक आपको समझ में आएंगे, कुछ और वैरायटी के न्यूमेरिकल्स रह गए थे तो वो आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं क्लास। पहला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे दिखेगा। अब a mass of 10 kg is dropped from a height of 50 सेंटीमीटर। चलिए मास आप लिखेंगे 10 kg का आपको मास दिया है, is dropped from a height of 50 सेंटीमीटर, तो h दी है 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर को तुरंत आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इट कैन बी रिटन एज 0.5 मीटर। ठीक है बात। फाइंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी जस्ट बिफोर ड्रॉपिंग। ड्रॉप करने से पहले पोटेंशियल एनर्जी, पहला पार्ट तो PE इज इक्वल्स टू का फॉर्मूला सीधा सीधा mgh होता है, लगाइए। m दिया है 10, g की वैल्यू क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं है तो ICSE रूल्स के हिसाब से विल टेक इट 10, तो g हो गया 10 और h की वैल्यू है 0.5। ठीक है, तो यहां पर इट इज कमिंग 50 जूल, तो पोटेंशियल एनर्जी जस्ट बिफोर ड्रॉपिंग आ रही है 50 जूल। अब बात सेकंड पार्ट की करेंगे। सेकंड पार्ट कह रहा है काइनेटिक एनर्जी जस्ट ऑन टचिंग द ग्राउंड। देखिए बात समझिए, सपोज आप h हाइट से पॉइंट A से ड्रॉप कर रहे हैं बॉडी को, तो पॉइंट A पर बॉडी के पास क्या होगी, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी। और सपोज B पॉइंट पर आकर के बॉडी गिर रही है, तो जस्ट ऑन टचिंग इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो उतनी ही होगी जितनी पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट A पर रही है, बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी एट A विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी एट B। तो यहां सेकंड पार्ट में आप इस तरह से लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी जस्ट ऑन टचिंग, तो जस्ट ऑन टचिंग द ग्राउंड विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप। ठीक है बात, ये टचिंग द ग्राउंड इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप। तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आ जाएगी, तो इसमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना है आपको, सीधा सीधा काइनेटिक एनर्जी लिख देनी है 50 जूल, जो पहले पार्ट में पोटेंशियल आई थी। तीसरे पार्ट में कह रहा है वेलोसिटी विद विच इट हिट्स द ग्राउंड। यहां पर कितनी वेलोसिटी के साथ उसने हिट किया, तो आपको काइनेटिक एनर्जी मिल चुकी है यहां पर, तो सीधा सीधा ke इज इक्वल्स टू आप हाफ mv स्क्वायर लगाएंगे। काइनेटिक एनर्जी 50 है, हाफ m की वैल्यू है 10 kg और v आपको निकालना है, तो ये हो गया 5 जा और ये 5 से काटेंगे तो 10, तो v स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 10, मतलब v इज इक्वल्स टू रूट 10, और रूट 10 की वैल्यू क्या होती है 3.16 या 3.2 के आसपास, तो ये 3.16 मीटर पर सेकेंड आपकी वेलोसिटी का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। ये भी इक्वल्स रूट 10 लिखा हुआ है। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ वैरायटी डिस्कस यहां पर की गई है, उसको हमको सही से समझना है। सेकंड क्वेश्चन देखिए अब आप। अ बॉडी वेइंग 40 kgf, a body weighing 40 kgf climbs up a stairs of 30 steps and 20 centimeter high in 4 minutes। इसको समझिए, डेटा तुरंत नोट करना पड़ेगा आपको। तो हो ये रहा है, एक बॉय है जो कि 40 kgf का है, तो पहले यहां बॉय की कहानी लिखी जाएगी अलग से। बॉय का मास हो गया 40 kgf। kgf फोर्स नहीं होता, kgf का मतलब मास है। ठीक है, इसको जब आप ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तब इट बिकम्स न्यूटन, मतलब फोर्स, मतलब वेट। अभी ये kgf में है, मतलब ये मास है। तो मास है बॉय का 40 kgf, क्लाइम्स अप अ स्टेयर ऑफ 30 स्टेप्स 20 सेंटीमीटर हाई। 30 सीढ़ियां चढ़ रहा है और एक सीढ़ी की हाइट जो है वो 20 सेंटीमीटर है, तो टोटल हाइट कितनी हो गई 30 इंटू 20 सेंटीमीटर। तो आप यहां पर टोटल हाइट निकालेंगे 30 इंटू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ गया 600 सेंटीमीटर, जिसको आप 6 मीटर लिखेंगे, मीटर में कन्वर्ट करना ना भूले। अब आगे कह रहा है इन 4 मिनट्स, तो इसका टाइम हो गया 4 मिनट्स का। ये है बॉय का डेटा। अब बात गर्ल की डेटा की करेंगे। दूसरे केस में गर्ल का बोला गया है, क्या बोल रहा है, एंड द गर्ल
वेइंग 30 kgf, तो इसका मास है 30 kgf। 30 kg भी सिर्फ लिखेंगे तो भी चलेगा। डज द सेम इन 3 मिनट्स, डज द सेम का मतलब सेम हाइट चढ़ रही है वो भी, तो इसकी हाइट भी 6 मीटर ही है, सेम काम कर रही है, लेकिन इसको टाइम लग रहा है 3 मिनट्स का। ठीक है, 3 मिनट्स। कंपेयर, एक इंपॉर्टेंट बात समझिए यहां पर छोटी सी, आपको टाइम को मिनट से सेकंड में कन्वर्ट करने की यहां पर आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको कंपेयर करना है। कंपेयर का मतलब रेशियो निकालना, और रेशियो निकालने में आपको यूनिट कन्वर्जन की नीड नहीं होती है। अगर आप हाइट को भी 600 रख देते तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी यहां पर। तो कंपेयर कह रहा है पहले पार्ट में वर्क डन बाय देम, W ऑफ बॉय अपॉन W ऑफ गर्ल निकालने जा रहे हैं हम। W का फॉर्मूला क्या होता है? mgh, तो mgh अपॉन mgh। अब यहां पर फर्क समझ लीजिए, दोनों सेम हाइट कवर कर रहे हैं तो इसमें h ही लिखा रहने देंगे, ग्रेविटी दोनों की सेम ही लगेगी, बस मास अलग अलग है, तो यहां mb लिखा जाएगा और यहां mg। mg मतलब मास ऑफ गर्ल, md मतलब मास ऑफ बॉय, ये gh हो गया कैंसिल। ठीक है, तो ये आ रहा है सीधा mb अपॉन mg। मास ऑफ बॉय कितना है? 40 kgf, तो 40 और गर्ल का मास है 30, तो दिस इज 4 अपॉन 3, मतलब WB is to WG कैन बी रिटन एज 4:3। ये रहा पहला पार्ट का आंसर। दूसरे पार्ट में क्या निकालना है? कह रहा है पावर डेवलप्ड बाय देम, दोनों का पावर कंपेयर करिए, तो पावर ऑफ बॉय अपॉन पावर ऑफ गर्ल। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम, W अपॉन टी, तो WB अपॉन TB अपॉन WG अपॉन TG। ठीक है बात, ये सब कुछ ऊपर भेज दीजिए, तो ये ऐसा आएगा कुछ WB अपॉन WG, ये एक ब्रैकेट में कर लीजिए, और TG ऊपर चला जाएगा, तो TG अपॉन TB। ये TB लिख लो इसको बॉय का टाइम, और ये TG लिख लो गर्ल का टाइम। अब देखिए WB अपॉन WG की वैल्यू आ चुकी है यहां पर आपकी, कितना रेशियो? 4:3 आ चुका है पहले पार्ट में, तो इसको 4/3 पुट कर दिया, और TG अपॉन TB, ये 3 मिनट है, वो 4 मिनट, तो 3 अपॉन 4, 3 3 से खत्म, 4 4 से खत्म, तो ये आ रहा है 1:1। तो मतलब PB:PG का रेशियो सीधा आ गया 1:1, मतलब पावर डेवलप्ड बाय देम विल बी सेम। ये है यहां पर, मतलब ऐसा हो सकता है कि वर्क अलग अलग कर रहे हो लेकिन पावर सेम हो, क्योंकि पावर डिपेंड टाइम पर भी करती है। वर्क भले ही अलग अलग हो लेकिन टाइम का रेशियो कुछ इस तरह का है कि आंसर 1:1 आ रहा है। ठीक बात, चलिए आगे बढ़ेंगे, कि आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, इसका साथ में नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे अब दिखेगा। अ फोर्स ऑफ 25 न्यूटन, मैं फिर से एक बार रिमाइंड करा दूं आपको, मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था, न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चन को पूरा एक साथ मत पढ़ने लगा करिए, डेटा नोट करते चला करिए साथ साथ में। ठीक है बात, क्वेश्चन कह रहा है अ फोर्स ऑफ 25 न्यूटन, आपको डायग्राम दिख रहा होगा, पहले तो मैं डायग्राम बना दूं यहां पर आपके लिए। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये इंक्लाइंड प्लेन है ऐसा, ये 30 डिग्री, ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा यहां पर, 10 मीटर की ये टोटल इंक्लिनेशन है, और यहां पर आपने बॉडी रखी है और उस पर आप फोर्स लगा रहे हैं 25 न्यूटन का। ठीक है बात, और ये ब्लॉक आपने यहां पहुंचा दिया है कुछ इस तरह से। ये है आपका क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पढ़ दूं आपके लिए एक बार। फोर्स 25 न्यूटन का आप लगा रहे हैं, ये हो गया 25 न्यूटन, एंड रिक्वायर्ड टू पुल अप अ ब्लॉक ऑफ मास, मास दिया है 4 kg ब्लॉक का। ठीक बात, अलोंग एन इंक्लाइंड प्लेन मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री होगी ऑफ कोर्स। इफ द ब्लॉक इज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, 10 मीटर इंक्लिनेशन है वो, तो ये क्या हो गया? डिस्टेंस ट्रेवल्ड, S हो गया 10 मीटर along the inclined plane as shown। अब पहला पार्ट देखिए, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स इन पुलिंग द ब्लॉक।
और दूसरा पार्ट लिखा है वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। दोनों में फर्क समझा दूं मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो तरीके के अलग अलग वर्क डन होंगे यहां पर। एक वर्क डन इन पुलिंग बाय द फोर्स, फोर्स इंक्लाइंड प्लेन की डायरेक्शन में लग रहा है ऐसे, और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है इसी डायरेक्शन में। तो पहले पार्ट में ये है फोर्स का डायरेक्शन और यही है डिस्प्लेसमेंट। तो एंगल ये एफ एस कॉस थीटा में 30 डिग्री पुट नहीं कर देना है, ठीक है बात, क्योंकि एफ और एस दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट में वर्क डन इन पुलिंग, उसको सिर्फ एफ एस कॉस 0 डिग्री लिखेंगे आप। तो पहला पार्ट जो हो गया वर्क डन का, दैट विल बी एफ एस कॉस 0 डिग्री। क्यों 0 डिग्री? क्योंकि एफ और एस जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाओ उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो एंगल कितना होता है? 0 डिग्री। एफ की वैल्यू 25 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना कर गया? 10 मीटर, और cos 0 1 होता है। तो वर्क डन आ गया है 250 जूल, ठीक है, इसको हम W1 कह दे रहे हैं। एक बार सेकंड पार्ट में देखिए क्या रहा, वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी कहां लगती है? नीचे की तरफ। ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ लगती है। जब आप इसको ऐसे ले जा रहे हैं तो मतलब आप सर्टेन हाइट भी कवर कर रहे हैं, तो वो हाइट पर ले जाने का वर्क डन पूछ रहा है। हमेशा वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी या अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना होता है? mgh के बराबर। जितनी पोटेंशियल एनर्जी आप कवर करेंगे दैट विल बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो जो सेकंड पार्ट है W2 दैट विल ऑलवेज बी mgh, ठीक है बात। मास, अब ब्लॉक का मास की हेल्प लगेगी आपको 4, ग्रेविटी हो गई 10, और अब मुद्दा है हाइट का। ये है हाइट, सपोज ये h है, तो यहां अगर ट्रिग्नोमेट्री लगा दे, ध्यान दीजिएगा, यहां अगर ट्रिग्नोमेट्री इस ट्राइंगल में लगा दे तो इस ट्राइंगल में आप देख सकते हैं sin 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब h अपॉन 10। sin 30 की वैल्यू होती है हाफ इक्वल्स h बाय 10, ये कैंसिल हो गया 5 से, h कितना आ रहा है? 5 मीटर। ये रही h की वैल्यू, यहां पर पुट करेंगे, ये आपको साइड में निकाल के दिखाना पड़ेगा, ठीक है बात। तो यहां से वर्क डन आ रहा है 200 जूल। तो वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ये आया 200 जूल। अब तीसरे पार्ट में क्या रहा है? डिफरेंस बताइए और उसको जस्टिफाई करिए। भाई अलग अलग वर्क डन कैसे हो सकता है? ब्लॉक तो ऊपर ही ले जा रहे हैं, अलग अलग वर्क डन इसलिए होगा क्योंकि इसमें देखिए 250 करना पड़ रहा। अगर आप दो वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी 200 जूल का मतलब ये हुआ, अगर इस ब्लॉक को आप सीधे सीधे ऊपर उठा देते h हाइट से, अगर सीधे सीधे ऊपर उठाएं तो आपको सिर्फ 200 जूल का वर्क करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप खिसकाते हुए इंक्लाइंड प्लेन पर ले जा रहे हैं तो आपको 250 जूल करना पड़ रहा है। ये 50 जूल एक्स्ट्रा क्यों करना पड़ रहा है आपको? क्योंकि जब आप खिसकाते हुए ले जाएंगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी लगेगा, और फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए एक्स्ट्रा 50 जूल का वर्क डन आपको करना पड़ रहा है। तो जो तीसरा पार्ट है उसको लिखेंगे ऐसे, पहले तो डिफरेंस पूछ रहा है तो आप पहले डेल्टा W डिफरेंस निकाल दें W1 माइनस W2 से, तो वो हो गया 250 माइनस 200, तो डेल्टा W हो गया सीधा सीधा आपका 50 जूल। अब इसका जस्टिफिकेशन लिखना है, मतलब रीजन। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे लिखता है अकाउंट फॉर द डिफरेंस इन पार्ट ए एंड पार्ट बी, मतलब इस डिफरेंस के लिए क्या, किस चीज क्यों रिस्पॉन्सिबल है, क्या रिस्पॉन्सिबल है। तो यहां लिखेंगे 50 जूल वर्क is being done to overcome force of friction। और ये 50 जूल एक्स्ट्रा एनर्जी जो आप लगा रहे हैं ये किसमें खर्च हो जानी है? फ्रिक्शन क्या करता है? हीट जनरेट करता है, तो हीट के फॉर्म में लॉस्ट हो जाएगी। तो ये है इंपॉर्टेंट बात तीसरे पार्ट की, ठीक है बात, समझ आ रहा होगा आई थिंक। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर 3 क्वेश्चन हमारे कवर हो गए हैं। आगे देखिए चौथा और सेकंड लास्ट क्वेश्चन। इस क्लास में हम 5 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और उसके बाद आपकी वर्क एनर्जी के न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे खत्म। और ये तो मैंने आपको बोल ही रखा है कि किसी भी टाइप के न्यूमेरिकल्स की आपको ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसकी और क्लास लेकर के अलग से प्रैक्टिस आपको करा दूंगा,
चलिए 14 क्वेश्चन देखिए। इन अ हाइड्रो पावर प्लांट स्टोर्ड वाटर फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 100 मीटर, हाइट हो गई 100 मीटर, एट अ रेट ऑफ 3000 kg पर सेकेंड। 3000 kg पर सेकेंड, ये kg पर सेकेंड किसकी यूनिट होती है? किसी की नहीं। तो इसका मतलब ये दोनों अलग अलग स्प्लिट करिए। मास 3000 kg दिया है और टाइम 1 सेकेंड, इसको ऐसे स्प्लिट किया जाता है डेटा को। जूल पर सेकेंड यूनिट होती है पावर की, केजी पर सेकेंड किसी की यूनिट नहीं है। मास अपॉन टाइम किसकी यूनिट होती है? किसी की नहीं। ठीक है, तो मास अलग हो गया 3000, टाइम 1 सेकेंड। कैलकुलेट द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर। चलिए, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला सीधा सीधा mg लगाइए। मास हो गया 3000, ग्रेविटी 10 और h की वैल्यू 100। ग्रेविटी आपको 9.8 तो नहीं लिखी है, ठीक है, सही है, 10 ही लेनी है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी यहां से आई, कितने जीरो है? 3 और 3 6, तो 3 इंटू 10⁻⁶ जूल। इसको आप 3 मेगा जूल भी लिख सकते हैं। 10⁻⁶ क्या होता है? मेगा। तो 3 मेगा जूल आ गया पोटेंशियल एनर्जी का आंसर। अब देखिए दूसरे पार्ट में क्या करना है। कह रहा है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर दैट रोटेट्स द टरबाइन ऑफ पावर स्टेशन। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में क्या करते हैं? स्वदेश मूवी देखी आपने शाहरुख खान की? उसमें उसने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाया हुआ है। क्या करता है वो? एक ऊपर रेजर्वायर में पानी भरा और यहां से पाइप के थ्रू पानी को फॉल कराया, नीचे तेजी से गिराया, तो नीचे जो टरबाइन लगी होती है कुछ इस तरह की, वो घूमती है। दिस इज हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड। इसी को बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ठीक बात। तो बात इसमें कंसेप्ट क्या लगता है? वही सेम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम। सीधा सीधा। तो पोटेंशियल एनर्जी वहां पानी की कितनी है? 3 मेगा जूल। तो वही 3 मेगा जूल की काइनेटिक एनर्जी से पानी गिरेगा टरबाइन पे। तो काइनेटिक एनर्जी आपको सॉल्व नहीं करनी, सीधा लिख देंगे आप काइनेटिक एनर्जी लैंग्वेज के हिसाब से, दैट रोटेट द टरबाइन। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी सीधा हो जाएगी 3 मेगा जूल। इसमें कुछ सॉल्विंग जैसा है नहीं, स्ट्रेट लिख देंगे आप। और अब बात तीसरे पार्ट की आती है। तीसरे में क्या कह रहा है? इफ ओनली 50% ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर इज यूटिलाइज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल पावर जनरेटेड। जितनी काइनेटिक, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में कौन सा एनर्जी कंजर्वेशन लगता है? कौन सा? ये काइनेटिक और पोटेंशियल क्या है? मैकेनिकल एनर्जीज। तो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो वो ये कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी जितनी भी टोटल टरबाइन पे गिर रही है, उसका अगर 50% ही सिर्फ यूटिलाइज हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो पावर कितनी जनरेट होगी ये बताइए। तो आप सीधा सीधा लिखेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू 50% ऑफ काइनेटिक एनर्जी। पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाल लो। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू 50/100 इंटू काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? 3 मेगा जूल। ठीक है बात। तो ये कितना हो गया? सीधा सीधा 0.5 से आधा कर दो मतलब। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ गई आपकी 1.5 मेगा जूल। ये रही इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक बात। अब आप सीधा सीधा पावर का फॉर्मूला क्या लगाते हैं? वर्क अपॉन टाइम, मतलब एनर्जी अपॉन टाइम। वर्क और एनर्जी एक ही बात होती है। तो पावर सीधा सीधा आ जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम। इलेक्ट्रिकल एनर्जी 1.5 मेगा जूल की है और टाइम कितना है? 1 सेकेंड का। टाइम 1 ले रहे हैं, तो पावर सीधा सीधा, अभी ये देखिए ये नीचे सेकंड में है, तो दिस इज मेगा जूल पर सेकंड। और जूल पर सेकंड को आप क्या लिख देंगे? वॉट। इट इज मेगा जूल पर सेकंड, और जूल पर सेकंड को लिख देंगे वॉट। तो ये किस में आ गया? मेगावाट में। तो ये सीधा सीधा 1.5 मेगावाट की पावर जनरेट हो रही है। इतना पावर जनरेट करेगा अगर 50% काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है तो। ये था हमारा क्वेश्चन। ठीक है बात? अरे समझ आ रहा होगा सब कुछ। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए।
an object of mass 0.25 kg is thrown vertically upward with an initial velocity of 40 मीटर पर सेकेंड। डेटा तुरंत नोट करिए, डेटा मास दिया है 0.25 kg, तो ये हो गया मास। कितनी वेलोसिटी से फेंका? 40 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी सीधा सीधा निकाल देंगे हाफ एम वी स्क्वायर से। तो हाफ एम मतलब 0.25 और वी स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर। देखिए कैलकुलेशन आसान करने के लिए 0.25 को आप क्या लिख सकते हैं? 1/4 और 40 का स्क्वायर कितना हुआ? 16 और 00। तो इसको आप काट लीजिए, 4 2 8, तो ये 200 आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी सीधी आ गई 200 जूल। आप अगर किसी दूसरे तरीके से कैलकुलेशन करते हैं कैसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आंसर सेम ही आता है। तो ये रही इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब वो कह रहा है फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन इट रीचेस द हाईएस्ट पॉइंट। सिमिलरली बिल्कुल वैसा ही कंसेप्ट लगता है, नीचे से अगर फेंकोगे तो काइनेटिक एनर्जी जितनी होगी वही पूरी की पूरी कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में। इस पॉइंट को ए का नाम दे दीजिए, इसको बी का। तो सीधा सीधा लिखेंगे सेकंड पार्ट के लिए, पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप इक्वल्स काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम। ये है कंसेप्ट सीधा सीधा। तो पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी ही हो जाएगी जितनी काइनेटिक है, इसमें भी कुछ सॉल्व करने जैसा नहीं है, सीधा सीधा 200 जूल। ये रही पोटेंशियल एनर्जी। अब तीसरे पार्ट में क्या पूछा है वो देख लीजिए। तीसरे पार्ट में कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट। हाइट कितनी अटेन की? तो पोटेंशियल एनर्जी का ही फॉर्मूला लगा दीजिए, mgh। पोटेंशियल एनर्जी है 200, मास दिया गया है आपको 0.25, ग्रेविटी आप 10 लेते हैं और हाइट आपको निकालनी है, ठीक है। तो दिस इज 200 इक्वल्स, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 2.5 h। तो h की वैल्यू आ रही है 200 बाय 2.5। बात समझ आ रही? 200 बाय 2.5। इसको अगर आप सॉर्ट आउट कर ले तो सीधा 25 से काटते हैं 8 तो 80 कुछ आ जाएगा। h की वैल्यू सीधा आ गई 80 मीटर। ये रहा पांचवा और आखिरी क्वेश्चन। सिंपल प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा करके आपको करना है। अब आप अपनी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस सारे के सारे लगा सकते हैं, ऑल आर ओपन फॉर यू। जो भी प्रॉब्लम आती जाए तुरंत पूछते जाइए कमेंट सेक्शन में और मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। अगर आपको शीट चाहिए और क्वेश्चन चाहिए सॉल्व करने के लिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर या नॉर्मल डिस्क्रिप्शन में आप बोल सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आई विल प्रोवाइड यू द शीट, वर्कशीट एंड मोर क्वेश्चंस। बहुत मेहनत करिए, अच्छे से पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मैं पीवाईक्यूज डिस्कस करूंगा वर्क एनर्जी पावर के पिछले 3 साल के, 2025, 2024 और 2023। चलिए, दिन शुभ हो आपका, बहुत मेहनत करिए, खुश रहिए। गुड डे।